हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल हम देखेंगे दैट इज़ बैटल रेडी। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो वुमेन है इनको भी अब एनडीए के थ्रू एंट्री मिल जाएगी आर्म्ड फोर्सेज में, उसके लिए ये आर्टिकल है, जानेंगे। दूसरा है अनडूइंग जुडिशियल फ्यूडलिज्म। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखें तो नॉमेनक्लेचर हम यूज़ करते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबॉर्डिनेशन जो वर्ड है इसका मतलब हो गया कि वो पावर में कम है और जो हायर जुडिशरी है उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो जबकि ये काम किस बेसिस पे करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे। तो ये इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए अभी हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। एक तो वो, और दूसरी तरफ से पहले भी बहुत बार कोशिशें की जा चुकी हैं कि भाई सबॉर्डिनेट वर्ड है ना, इसको आप करेक्ट करो। इससे क्या होता है कि जो अंग्रेज़ों ने जिस तरीके का एक ट्रेंड चला रखा था, ठीक है, उस चीज़ को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, फ्रीयर ट्रेड। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में करने के कोशिशें चल रही हैं और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आर्टिकल जानेंगे ये वाला, ओपन डोर्स नॉट वॉल्स। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि गांधी आश्रम जो है साबरमती में, बोलो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिशें की जा रही है, ठीक है। तो उस चेंज के लिए बोला हम प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हैं हमारा। चेंज का मतलब वहाँ पर जो भी डिज़ाइन है वहाँ पर गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाह रही है उसको, उस हिसाब से। तो राइटर है अपनी तरफ से कुछ डिसेंट दे रही है और गांधी जी का जो प्रिंसिपल था एक लाइफ जीने का, बोलो वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी, आप उसको बिल्कुल ख़त्म मत करो। और वो चीज़ आश्रम में आप देख सकते हो, ओके। तो आश्रम को केवल ये मत समझो कि गांधी जी का रहने का घर था या जो भी है, तो अंडर एस्टिमेट मत करो आश्रम की जो डिग्निटी है उसको, जानेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आइडिया पेज पे एन इर्रेशनल टर्न। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि साइंस और शूडो साइंस, इन दोनों में हमें साइंस को चूज़ करने की ज़रूरत है। शूडो साइंस में रिस्क बहुत रहती है। रिस्क का मतलब हो गया कि अभी भी हम एविडेंस बेसिस पे देखें तो शूडो साइंस केवल और केवल एक होता है ना, हिट एंड ट्राई वाला मेथड है कि आपने कहीं हिट ट्राई किया और एक हिट लग गया 100 में से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट चीज़ हो गई, ठीक है। जानेंगे मुद्दा क्या है, चलिए ठीक है, यही आर्टिकल्स हैं, उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है बैटल रेडी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन को अलाउ कर दिया है अब से कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू अब वो डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में अपनी एंट्री ले पाएंगी। इसके पहले देखो हमारे यहाँ पर एनडीए से पहले दो तरीके से आर्म फोर्सेस में एंट्री हो सकती थी वुमेन की। एक तो होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और तीसरा अभी हो गया एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। इन तीनों के थ्रू अभी ये आर्म फोर्सेस में एंट्री हो पाएगी। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का एक अपने आप में बहुत ही शानदार कदम है। इससे पहले आप देख सकते हो पिछले साल का एक और वर्डिक्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें ये कहा था कि जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू वुमेन की एंट्री होती है आर्म्ड फोर्सेस में, उनको परमानेंटली कमीशन किया जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि उनको और एक एनकरेजमेंट मिलेगा। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में सीधा सा लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो उसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि आप RRCSP, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर एस जो वर्ड है दैट इज़ अबाउट सेक्स, कि सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आप खत्म कर दो। अब जेंडर और सेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्स का मतलब तो ये होता है कि बर्थ के टाइम पे एक बच्चे को क्या मतलब मेल बताया, फीमेल बताया, बॉय बताया, गर्ल बताया। और जेंडर का मतलब ये होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद में उसके बिहेवियर कैसे रहता है। क्योंकि आपको पता है ट्रांसजेंडर वाला मुद्दा भी पता है आपको बॉयज़ मेल फीमेल इनका भी पता है। तो एक तरीके से ये जो जेंडर वाला सिनेरियो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बिहेवियर, राइट, कि वो कैसे अपने आप को परसीव कर रहा है सोसाइटी में, राइट। तो एनडीए में ये जो रिक्रूटमेंट दी जा रही है, तो इससे क्या होगा कि एक तो 16 से 19 साल के अंदर अंदर बीच वाले जो हैं उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। जैसे 12th क्लास कंप्लीट होती है उसके साथ साथ में ऑलमोस्ट हो जाता है शुरुआत। तो बोले ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि शुरुआत में एक फ्रेश कैडेट्स को रिक्रूटमेंट मिलेगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट और या इधर आप देख सकते हो इंडियन आर्मी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे, उन्होंने ये कहा
कि ये जो काम है बोले ये अपने आप में सही नहीं है, ये पॉलिसी के बेसिस पे होना चाहिए, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, एस के कॉल, उन्होंने ये कहा कि भाई इसका मतलब ये नहीं, आप पॉलिसी नहीं बनाओगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाना तो चलो ठीक है कि एग्जीक्यूटिव्स और साथ में अगर लॉज बनाने की बात करें तो ये लेजिस्लेचर का काम है। पर अगर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव्स, तो फिर ड्यूटी किसकी हो जाती है? जुडिशरी की, वहाँ पर इंटरवीन करें। तो देखो कि इंटरिम ऑर्डर अपनी तरफ से दिया है, तो पर एक नए रास्ते तो खुल रहे हैं ना कम से कम औरतों के लिए या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि एनडीए के थ्रू अपनी एंट्री इंश्योर कर सकती हैं। इसके साथ में आप देखो लड़कियों को अब से सैनिक स्कूल्स में भी एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसका एक बहुत लंबे टर्म में एक सब्सटैंटिव चेंज देखने को मिलेगा कि वाकई में एक सॉलिड चेंज है ये। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को हम इनमें आर्म्ड फोर्सेस में प्रोफेशनल लाइफ जीने के लिए अट्रैक्ट भी करेगा। ओके, और आप देख सकते हो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 50% तो वुमेन है ही ना, चाहे थोड़ा कम होगी, सेक्स रेशो कम है इस वजह से, पर अराउंड 50% तो पॉपुलेशन को आपने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये चीज़ क्या हो जाती है फिर बाद में, इंडिया के लिए भी फिर ठीक बात नहीं है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखो धीरे धीरे कितना ज़्यादा कंडक्शन हो रहा है, लगातार वुमेन पार्टिसिपेशन कितना इंक्रीज हो रहा है आर्म फोर्सेस की अगर बात करें। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं हमारे यहाँ पर, यंग वुमेन, उनको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर और एक एम्बिशियस करियर लेकर के आगे बढ़ेंगी। राइट, और नाम भी हम देखते रहते हैं कि कितने मोहना का नाम आता है, कभी अवनी गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी का नाम आता है, ये बहुत सारे नाम हैं ऐसे जहाँ पर लड़कियाँ आगे आ रही हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूसिवनेस आप प्रमोट कर रहे हो जिसमें सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, दूसरा आप री इंजीनियर कर रहे हो पूरे सिस्टम को, और आर्म्ड फोर्सेस में जब चेंजेस आते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को आप बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए करेक्ट कर दोगे ना, तो देखो जो मेल डिफ़ॉल्ट स्पेस है ना कि हाँ केवल मेल ही जा सकते हैं इन आर्म्ड फोर्सेस में, तो उसको भी अब करेक्ट करने का मौका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। वैसे तो जब पिछली बार की बात है, पिछले साल की बात है, जब परमानेंट कमीशन ऑफर किया गया था ना वेमेन के लिए, तो उस टाइम पे ऐसे मतलब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके थ्रू जो एंट्री होती है तो उनको फिर परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट करना, तो उस टाइम पर केस क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। तो इसमें यह था कि वेमेन जो है उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, मदरहुड हो गई, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन भी है, घर में बच्चों को पालना, बोले इसके चलते, और उनकी फिजिकल इनकैपेबिलिटीज़ को लेकर के बोले उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस में इनको कंडक्ट करना बोला बहुत रिस्की रहेगा। साथ में फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती है आर्म्ड फोर्सेस में, और हैबिटाट की कंडीशन भी अच्छी नहीं रहती, तो हाइजीन भी मेंटेन अच्छे से नहीं रहता। तो यह आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे उस टाइम पर सरकार के द्वारा, पर उसी टाइम पर क्या कहा था, बोले ये बेसलेस लाइंस हैं, इनके ऊपर कोई भी चीज़ को आप मतलब किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से आर्ग्यूमेंट सेट करके ये कहो कि ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगी वुमेन के लिए, तो बोले ये आप डिस्क्रिमिनेशन को और कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो वुमेन कैडेट्स का इन्फ्यूज़ करना, इसके लिए एक चैलेंज तो क्या रहेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तो मेल स्पेस है ना टोटल, तो उसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज भी रहेगा कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, चाहे सैनिक स्कूल्स की बात करें या फिर नेशनल डिफेंस अकेडमी की बात करें। इसके अलावा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, उनमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि जैसे वुमेन टीचर्स को हायर करना, इसके अलावा हॉस्टल में सेटअप इस तरीके से डालना है कि जिससे वहाँ पर वुमेन स्टे कर सके, जेंडर सेंसिटाइजेशन लेकर के आना कि वहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, उस चीज़ को करेक्ट करना है कि नहीं। देखो ये अर्जेंट है बट नेसेसरी भी है, तो ऐसे में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को ख़त्म करना और इक्वलिटी आर्टिकल अंडर 14 उसको भी प्रमोट करना है। ठीक है, अब लीगल बैटल में तो हमने कहीं ना कहीं कोशिशें कर ली, अब बात ही आ जाती है कि असली चैलेंज कहाँ पे आता है कि एटीट्यूड में चेंज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लीगल बैटल आपने पास कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जगह या फिर जो भी मशीनरी इंस्टॉल करना चाहते हो वो कर लोगे, बट सवाल ये आता है एटीट्यूड कैसा आता है वहाँ पर। तो हमें पूरे देश को एक साथ आकर के काम करने की ज़रूरत है, और जो हमारा एक मिशन चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलो उससे भी अब ऊपर उठो कि बेटी को तो बचाना है ही, पढ़ाना भी है बेटियों को, पर साथ साथ में उनको एक और कहते हैं ना डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हमें और स्कोप प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो ऐसे में इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड करो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, और इसमें आपकी 50% पॉपुलेशन तो फीमेल है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्री एयर ट्रेड। देखो अभी बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच के साथ चल रहा है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत वाला जो अभियान शुरू हुआ था ना, कि कैसे भी करके हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ें। बट ग्लोबल सप्लाई चेन से जब तक हम इंटीग्रेट नहीं होंगे तो इंडिया का जो टारगेट था ना, अब तो खैर पूरा ही ख़त्म हो गया कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे जल्दी से जल्दी, पर अब तो खैर वो मामला ही पूरा फेल हो गया। अब तो बात ही नहीं होती इस मैटर पे, क्योंकि कोविड-19 ने सब कुछ बिगाड़ दिया। खैर, पर ये जो टारगेट है या फिर इकोनॉमी को, देखो हमें सुपर पावर बनना है ना, तो उसके पहले हमें इकोनॉमिक पावर बनना पड़ेगा, तब जा कर के हम हार्ड पावर या फिर मिलिट्री पावर बन पाएंगे, तब जा कर के एक सुपर पावर के तौर पे हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो देखो इस लाइन पे अगर हमें कंटिन्यू करना है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, तो देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इंडिया इसका फ़ायदा उठाने के लिए रेडी भी है। देखो वैसे तो पिछले एक दशक में लगभग 2012 से RCEP जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसके लिए इंडिया ने खुद ने चूज़ किया था कि हमें वाकई में आगे बढ़ना चाहिए। पर फिर बाद में जब एग्रीमेंट आगे बढ़ा, नेगोशिएशंस आगे बढ़े, तो इंडिया को लगा कि हमारे लिए ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। तो फिर क्या हो गया था, हमने खुद को विड्रॉ कर लिया था इस ट्रेड एग्रीमेंट से। फिर अब क्या है कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा एक स्पीच दी गई, उसमें ये बताया कि हम धीरे धीरे रीओरिएंट कर रहे हैं खुद को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर के, कि क्या हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिसके चलते हमें फ़ायदा हो और वर्ल्ड सप्लाई चेन में हम अच्छा रोल प्ले कर सकें। तो पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया है कि हम अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स, इसका मतलब हो गया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि जितना भी लेन देन हो दो कंट्रीज़ के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में, उस पे वो मिनिमम या नियर जीरो टैरिफ लगा करके रखता है। टैरिफ का मतलब जो भी टैक्सेस हैं या किसी भी तरीके से एक दूसरे के प्रोडक्ट को एक दूसरे कंट्रीज़ में आने जाने से रोक टोक से मतलब फ्री छोड़ दिया जाए, है ना, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करते हो और कुछ लिमिटेड गुड्स के लिए, ऐसा नहीं कि सारे गुड्स के लिए कर देते हो। तो ये एक तरीके से प्रिकर्सर हो गया किसका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम इन दोनों के साथ में अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया के, तो कुछ प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में इजीली आ पाएंगे जिनके ऊपर टैक्सेस मिनिमम या अराउंड जीरो लगे, और इधर से इंडिया के प्रोडक्ट्स भी हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जा पाएंगे। तो ये होगी शुरुआत। अब जब ये छोटे से इस सेगमेंट पे, कुछ प्रोडक्ट के सेगमेंट के ऊपर सक्सेस मिलेगी ना, जिसको हम बोल रहे हैं अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, और इसमें सक्सेस मिल जाएगी ना, तो फिर बाद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा, जिसमें मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ट्रेड होना आसान हो पाएगा। सेम चीज़ हम यूके के साथ में भी कर रहे हैं बातचीत। तो ये अपने आप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अपनी तरफ से एक, आप कह सकते हो, कदम उठाए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में बात हो रही है, पर वही है कि अभी तक कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। पर दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन या फिर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC, इन कंट्रीज़ के साथ में भी हमारे एंगेजमेंट्स कंटिन्यू है, और जहाँ तक है सक्सेसफुल कल्मिनेशन मिलेगा इन एग्रीमेंट्स का, और फ्रीयर ट्रेड को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। तो देखो जब से 2014 में ये जो NDA गवर्नमेंट आई है, तब से थोड़ा बहुत करके हमने टैरिफ को हाइक किया है। इससे क्या हो गया कि लगातार हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, हम इंपोर्ट करते हैं, उनकी रेट्स भी बढ़ गई, और साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो एक चीज़ बताओ कि इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड या इंडिया के प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन कब बढ़ेगी, जब दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट को हम यहाँ इंडिया में आने देंगे। ठीक है, अब आप एक्सपोर्ट करना चाहो, इंपोर्ट कुछ कर नहीं रहे हो, ये कहो कि हम तो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, तो वो क्या इकोनॉमिकली हर केस में वायबल हो सकता है? नहीं ना। जिसका एक एग्जाम्पल बताऊं कि हम लिथियम आयन बैटरी बनाना चाहें इंडिया में, तो उसके लिए लिथियम जो रॉ मटेरियल है वो तो भाई आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया में इसके रिजर्वायर्स बहुत कम है, बहुत कम स्टॉक है इंडिया के पास में। ठीक है, तो आप इंपोर्ट करो, नहीं करोगे तो फिर बाद में वही बात है कि डोमेस्टिकली आप कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा हारस करोगे, बहुत ज़्यादा पैसे उनको पे करने पड़ेंगे छोटी छोटी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो टैरिफ को कम करने का जो सिनेरियो पिछले दशक में 2001 to 2010 तक था,
उसको थोड़ा सा रिवर्स होते हुए देखा हमने 2014 के बाद तक, ठीक है। और ध्यान दिया हमने किस पे, आत्मनिर्भर भारत, जो कि पिछले पैंडेमिक के टाइम पे आपको पता ही है, मतलब पिछले साल ही अनाउंस कर दिया गया था। तो इसमें देखो बेनिफिट से ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी था। तो ऐसे में अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया और अच्छे से मुखर होकर के और ओपनली पार्टिसिपेट करे तो इंडिया को और बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब जो मिनिस्टर का कमेंट है, अभी हमने देखा कॉमर्स मिनिस्टर का, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। इससे क्या होगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स है ना, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, वो compete कर पाएंगे, और ये अपने आप में एक वेलकमिंग कदम रहेगा, ठीक है। टैरिफ राइज करने से देखो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट तो करते हो, पर उसका एक ये भी तो देखो ना, फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री लॉबी करना शुरू कर देती है। लॉबी कैसे, कि भाई इनको पता पड़ जाए कि बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है और आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल जो हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने वो डिसाइड कर ले कि हम बिल्कुल भी रेट्स को रिड्यूस नहीं करेंगे, तो उस केस में आप कंज्यूमर्स के लिए नुकसान कर दोगे, ठीक है ना। तो वो केस कब आप सॉल्व कर सकते हो, जब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की बजाय आप प्रमोशन दो, स्टार्टअप्स को प्रमोशन दो, एमएसएमईज को सपोर्ट दो, साथ में जो इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें आप इंपोर्ट की बात करो, एक्सपोर्ट की बात करो, उसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करो। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रोटेक्शन भी मिलता रहे और साथ साथ में उनको प्रमोशन भी मिलता रहे, पर एक एफिशिएंट आउटकम के साथ में, है कि नहीं। आज हीरो एक कंपनी है बाइक की, हीरो होंडा दोनों मिलके पहले आती थी, फिर हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। आज हीरो की बाइक्स हैं, उनको आप देखो उनकी क्वालिटी कैसी आती है, जबकि दूसरी तरफ होंडा जो कि जापानीज कंपनी है, उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया हीरो से, तो उसकी जो बाइक्स हैं वो कैसी आती हैं। तो इस हीरो वाली बाइक को ना अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इंडिया में इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की दूसरी और कंपनीज अवेलेबल हैं, वो फिर अपना मार्केट चलाना शुरू कर देंगी। तो ये कंपटीशन आएगा ना, तो कंपटीशन का फायदा फिर ओवरऑल कंट्री को और पूरे कस्टमर्स को होता है फिर, ठीक है। तो करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो ट्रेड पॉलिसी को रीवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी था। प्राइवेट कंजम्पशन की या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस टाइम पे बहुत ही कम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर वाकई में इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ट्रेड पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा, कि गवर्नमेंट के पास में भी फिजिकल स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सके, या फिर लोग जो हैं वो अपने कंजम्पशन को बढ़ा सकें, क्योंकि लोगों के पास में अर्निंग सोर्सेज बहुत कम है। हमने देखा कि कितने लोग गरीबी के चंगुल में फंस गए हैं फिर से, ओके। तो ऐसे में देखो कि हम जो एक्सपोर्ट है उसको एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ के तौर पे समझते हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है तो ग्लोबल ग्रोथ का फायदा इंडिया को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी लेटेस्ट ही है कि इंडिया का जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना, मर्चेंडाइज या फिर आप बात कर लो सर्विसेज की, पिछले 4 महीनों में, इसी साल का जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है ना 2021-22 का, इसके शुरुआती 4 महीनों में 204.97 बिलियन डॉलर्स का हम अचीव कर चुके हैं, जो कि पिछले साल के इसी पीरियड के कंपैरिजन में 47.87% ज़्यादा है। या फिर ये कह सकते हो कि 2019-20 का जो टाइम था, प्री पैंडेमिक टाइम, उससे भी हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, 15.35% से इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ें क्या सिग्नल दे रही हैं कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे सर्विसेज को, हमारे गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना बहुत ज़रूरी है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ अनाउंस कर दी गई है, RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। इससे क्या हो रहा है इस स्कीम में कि जो भी एक्सपोर्टर्स है ना, जो भी एक्सपोर्ट करने वाले, निर्यात करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस से वो निकले, और उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारे ड्यूटीज पे की है उन्होंने। तो पे कर ड्यूटीज उन्होंने पे की है, तो फिर एक्सपोर्ट उनका महंगा पड़ गया, प्रोडक्ट उनका महंगा पड़ गया, इसलिए बेचेंगे भी वो फिर महंगा। तो फिर वो महंगी चीज़ें फिर मार्केट में बिके, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि पहले तो प्राइस देखी जाती है और फिर क्वालिटी देखी जाती है। दोनों चीज़ें अगर अच्छी मिलती है, प्राइस भी कम और क्वालिटी भी अच्छी, वो प्रोडक्ट अच्छे से बिकता है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर्स ने जो ड्यूटी पे की, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की प्राइस राइज हो गई, उसमें रिलैक्सेशन देने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसको बोला जा रहा है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट।
इससे क्या होता है, फिर वो प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स इंडिया में लगे वो खत्म हो जाते हैं, जीरो रेटेड हो जाता है एक्सपोर्ट, और फिर वो कम से कम पैसे के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिकना शुरू होता है और फिर वो compete करता है, और कॉम्पिटिटिवनेस ही देखो एक्सपोर्ट को बूस्ट करा सकती है। तो जो सेक्टर्स भी हमारे यहाँ पर, अभी तक तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को पिक किया है, पर हाँ ओवरऑल जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं ना, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे मार्केट्स में हम सेल कर सकें। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले हम अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनडूइंग जुडिशियल फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब आपको पता ही है, सामंतवाद, कि एक बंदा और उसके नीचे बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। अब वो एक बंदा अपने हाथ में पूरी पावर रखेगा और वो पावर रख करके नीचे वालों को गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये फ्यूडलिज्म को हमें करेक्ट करना जरूरी है। तो शुरुआत तो देखो, स्टोरी तो ऐसे होती है कि नाम में क्या पड़ा है। ठीक है, शेक्सपियर का जो रोमियो एंड जूलियट वाला जो है पूरा सीन सुना होगा आपने, तो उसमें सवाल यही बनता है कि गुलाब दिख रहा है कि गुलाब की खुशबू, वो वाली बात है। तो इसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर। क्या आप एक बार नज़र अगर हम डालें, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है, उस चैप्टर 6 में, पार्ट 6 चैप्टर 6, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में एक टर्म यूज़ हुई है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट टर्म है ना, ये एग्जैक्टली वही टर्म है जो हम फ्यूडलिज्म से संबंधित आप एक तरीके से कंपेयर कर सकते हो, कि जिसमें हायर जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट्स हो गए, ये तो है ही। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस हैं या जो भी जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ठीक है, सेशन कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, या फिर जो भी और कोर्ट्स हैं, बोला आप उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हो। पर सवाल ये आता है कि क्या ये इनके कंट्रोल में इतने होने चाहिए कि जिससे कि आप इनको सबऑर्डिनेट ही बना रहे हो। वैसे तो आपको पता ही है कि केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो उसमें ये प्रोविजन बिल्कुल एकदम क्लियर तो नहीं था कि हाँ भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का इशू है, पर एक बात अगर हम करें तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की जो एक एम्पावरमेंट है, उसको इंश्योर करने के लिए मेनली ये केस अपने आप में हाईलाइटेड रहा। कि आप देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिफाइन करेगी इंडियन जुडिशरी। ठीक है ना। तो अब ये टाइम आ चुका है कि पार्लियामेंट है ना, ये जो नॉमेनक्लेचर है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, इसको हटा करके और करेक्शन लेकर के आए। क्योंकि ये जो जुडिशियल फ्यूडलिज्म है, इसको करेक्ट किया जाएगा ना, तब जाकर के जुडिशियल हायरार्की में ये जो मॉरल फॉल्ट है, क्योंकि होता क्या है कि एक जज भाई सबऑर्डिनेट जज है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जज है, तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि जो ऊपर हाई कोर्ट्स अगर कुछ भी कहते हैं, मतलब आप मानो किसी स्टेट में रहते हो, कर्नाटका हाई कोर्ट में, ठीक है, मतलब कर्नाटका में आप रहते हो, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कोई डिक्री दे दी, कोई वर्डिक्ट दे दिया, तो उस केस को वहां पर मानना है। यहां तक तो ठीक है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई है, पर दूसरी तरफ कंट्रोल करे फिर वो, क्योंकि रीजनल इश्यूज को अगर देखें तो कौन नोटिस करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ही तो काम है ना। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को आपने सबऑर्डिनेट बना दिया, तो उन रीजनल इश्यूज को फिर बाद में जब कभी भी मान लो कि कोई रीजनल मतलब कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस गया और उस केस के ऊपर वर्डिक्ट दे दिया, ठीक है, और उस वर्डिक्ट को चैलेंज कर दिया किसी भी मतलब पार्टी ने हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट से भी क्या करना पड़ता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप मानो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ में अपील हो गई और हाई कोर्ट में मुद्दा पहुंच गया, तो हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको बिल्कुल टर्न ओवर कर सकते हैं कि जी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो बिल्कुल गलत है, हम जो दे रहे हैं वो सही है। तो ये तो चलो ठीक है, जुडिशियल इंटीग्रेशन तो ठीक है, पर आप एक चीज बताओ, क्योंकि अपेलेट सिचुएशन भी हमारे यहां पर दी हुई है कि अपील की जा सकती है। अगर आप एक लेवल के जजमेंट से या वर्डिक्ट से खुश नहीं हो तो हायर लेवल के ऊपर जाकर के अपनी अपील कर सकते हो, पर इनकी रेपुटेशन को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो टर्म है ना, ये कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स है ना, ये लेकर के आती है। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़ जब हुआ करते थे ना, तब उन्होंने इस चीज़ को पहले भी कहा था कि ये चीज़ वाकई में अनोइंग है कि हम वाकई में इनको, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और दूसरी तरफ न्याय पंचायत जो होती है उसके सरपंच, उनमें अगर डिफरेंस देखिए तो दोनों है तो जज ही ना। तो आप कैसे डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो एक न्याय पंचायत के जज को? ठीक है, हमारे यहां पर आर्टिकल 235 है, जिसमें सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है वो वर्ड्स देखो, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब हायर जुडिशरी जो है वो कंट्रोल करेगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को आर्टिकल 235 पे। अच्छा, कंट्रोलिंग तो आप करो पर सबऑर्डिनेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने जो सिस्टम यूज किया है ना, तो वो सबऑर्डिनेशन वाला जो पॉइंट है ये क्या एक इंफीरियर या फिर सबऑर्डिनेट बना करके छोड़ देता है। दैट मीन्स कि हायर जुडिशरी में जो बैठे हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, जबकि लोअर जुडिशरी में बैठे हुए हैं उनको इतना ज्ञान नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब तो यही हो गया कि उनके पास में ज़्यादा इतना फील्ड का एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक है, तो ये जो लोअर या इंफीरियर फील्ड जो आती है ना इन कोर्ट्स के नाम को लेकर के, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं आगे से आगे। फिर आगे बताते हैं राइटर कि आर्टिकल 235 में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी हुई है हायर जुडिशरी को कि वो सुपरवाइज कर सके, पर सुपरवाइजरी पावर के साथ साथ में आप कंट्रोलिंग की बात भी कर रहे हो या फिर जो नॉमेनक्लेचर है उसकी बात भी करें तो उनमें कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी वाला सीन आ जाता है। जस्टिस एस कपाडिया ने भी ऑब्जर्व किया था 2006 में अपना जब डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहे थे कि जब कभी भी आप इवैल्यूएशन करते हो किसी भी मैटर के लिए कि हाँ ये सही है गलत है, कितनी सज़ा होनी चाहिए कितनी नहीं, तो आप उसमें क्या देखते हो कि जो भी लॉज हमारे पास में स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो उनकी यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से हो, बायसनेस नहीं आनी चाहिए, ऑर्बिट्रेरीनेस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमानी आप वहाँ पर अप्लाई करते हो, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है, जो लॉज अवेलेबल हैं उन्हीं को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ऑर्बिट्रेरीनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ही ये कुछ दिया हुआ है जहाँ पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, तो उन स्टैंडर्ड्स को आप कैसे फिर साइड में कर सकते हो जब आप टर्म यूज कर रहे हो सबऑर्डिनेट? क्योंकि ये तो फिर आर्टिकल 14 है ना, जो राइट टू फ्रीडम मतलब राइट टू इक्वालिटी, बोलो उसके अगेंस्ट में चला जाएगा। वही तो बात हो गई ना कि दो पार्टीज हैं ए एंड बी, आपने दोनों के बीच के केस को सुना, ए को भी सुना बी को भी सुना, दोनों की बात सुना करके फिर बाद में आपने एनालिसिस किया और फिर आपने वर्डिक्ट दिया। तो दोनों को राइट दिया कि भाई आपको इक्वल राइट्स हैं, आप बोलो अपनी बात को। फिर उसके बाद में आपने जब वर्डिक्ट दिया तो उस टाइम पे कोई बायसनेस नहीं थी आपके दिमाग के अंदर, जजेस की बात की जा रही। तो सेम चीज आप अप्लाई करो इन कोर्ट्स की, इन पूरी फंक्शनिंग या पूरी ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है इसके लिए। तो ये करेक्शन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। साथ में ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस भी हमने लिए, रिपोर्ट्स भी देखी। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए ये जो या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बहुत बार सजेशन दिए जा चुके हैं। अब आप देखो कि एक जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसको आप ऑर्बिट्रेरीली क्यों वर्ड बोला? आप यहाँ पर ध्यान से हमने बात की अभी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को या तो कंट्रोल कर रहे हैं हायर जुडिशरी या फिर उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो दोनों सिचुएशन में क्या हो जाती है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, उनकी फंक्शनिंग को, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ना, उसमें फिर अड़ंगे लगाए जाते हैं हायर जुडिशरी के द्वारा। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट जज है, उसको आपने प्रीवियस एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में वेरी गुड कैटेगरी में रखा और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, पर उस जज ने कुछ ऐसा एक वर्डिक्ट दे दिया या फिर ऐसी कुछ फंक्शनिंग कर दी जिसके चलते केवल हायर जुडिशरी खुश नहीं हुई, बाकी वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था, तो उसको आपने गुड कैटेगरी में डाल दिया। तो ये तो आर्बिट्रेरीनेस हुई कि नहीं? इसके पीछे वजह क्या है कि आर्टिकल 235 में जो लिखा हुआ है ना, कंट्रोल करेगी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कौन? हायर जुडिशरी। तो वो चीज हमें करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ये आर्बिट्रेरीनेस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और इसी लाइन में अगस्त 11 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ये एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि आप अभी तक जो कुछ भी सबऑर्डिनेट वर्ड यूज कर रहे हो ना, अब उसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नाम से जाना जाएगा। नंबर 1 ये सबसे पहली चीज है कि नॉमेनक्लेचर चेंज हो कम से कम। ठीक है, अब देखो जो जज हाईकोर्ट ने तो बोल दिया, पर अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कौन लेकर के आएगा, वो देखो फिर पार्लियामेंट के पाले में चली जाती है बात। ठीक है, अब जब आर्टिकल 235 का अमेंडमेंट ला करके इस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बजाय डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नाम से लिख दिया जाएगा, तो थोड़ी बहुत डिग्निफाइड टर्म तो उनको मिलेगी कम से कम। फिर उसके बाद में देखो डिपेंड ये करता है कि पार्लियामेंट इसको पारित करवाती है कि नहीं करवाती। अब वहां पे पर्टिकुलर स्टेट में तो उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया, क्योंकि ऐसे तो आपको भी पता है
कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा यमुना इनको लिविंग एंटिटी बोला है, पर क्या उन कानूनों को एकदम स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जा रहा है? अब ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं तो उस उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को उत्तराखंड में तो फिर भी अप्लाई करने की बात की जा सकती है, बट ऑल ओवर इंडिया दूसरे स्टेट से भी तो जाती है ना गंगा यमुना बहती हुई, तो उन पर भी ध्यान दे, है कि नहीं? और वो कौन कर सकता है फिर ओवरऑल इंडिया के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर मेन आ जाती है पार्लियामेंट जब लेजिस्लेशन की बात आए। तो वर्ड जो है ना कंट्रोल या सुपरविजन, इनको देखो थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिटेल्ड परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्रेरीनेस वहाँ पे दिखाई जा रही है पूरी की पूरी। अब आप देखते हो जब कभी अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए, इनके लिए, तो उनमें कोई कॉलेजियम सिस्टम का तो हमारे यहाँ पर सिस्टम है नहीं जैसे कि हायर जुडिशरी में होता है। इसके अलावा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, मॉनिटरिंग की बात करो कि कोई भी केस कितने दिनों के अंदर डिस्पोज हो रहा है ये लोअर कोर्ट साइन में, या फिर आप देख सकते हो कि डिले कितना, उसको रिड्यूस करने में कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, या फिर जो ट्रांसफर्स होते हैं जजेस के एक से दूसरे में, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कॉलेजियम सिस्टम अवेलेबल नहीं है लोअर जुडिशरी के लिए कम से कम। तो अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है जो कि इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करे, और इसमें जो अभी एनुअल रिपोर्ट जो आ रही है उनको भी देखना ज़रूरी है, और रिपोर्ट्स में जो कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है उन नेगेटिविटीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हो कि एक कॉलेजिएट एक्ट लाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर, एक कॉलेजिएट एक्ट लाया जाए जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेज हों, जिसमें जो जिस स्टेट की हम बात करें, जैसे एमपी की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो वहाँ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, वो भी उन 5 में से एक मेंबर हो, और फिर उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स और उनकी फिर बाद में रेगुलेशंस की जाए। ओके, सीजीआई रमन्ना, अभी एनवी रमन्ना जी हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने भी इस बात के लिए कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट की जो बार का एसोसिएशन है ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट्स में भी जजेस के तौर पे की जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कहा, तो इस बात के ऊपर सीजीआई रमन्ना जी ने भी माना कि हाँ वाकई में एलिजिबिलिटी तो कंसिडर होनी चाहिए। तो इस चीज़ पर जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं जजेस, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आप हाई कोर्ट में जजेस की तरह अपॉइंट करवाने की बात कर रहे हो, तो यही चीज़ तो हम कह सकते हैं ना कि आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जिसको अभी तक हम बोलते आ रहे हैं क्या, सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है, तो उनके लिए भी हमें यही मैटर्स को ध्यान में डालने की ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये बताई दिया हमने। और सिटीजन्स हैं वो देखो अपने आप में खुद से डिसाइड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेन जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट्री टर्बुलेंस तो हमने देखा अभी बहुत ज़्यादा था पेगासस को लेकर के, पर एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर तो 126th अमेंडमेंट बिल लिखा हुआ है, ये मुझे जहाँ तक याद है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसके ऊपर बहुत ही शांति से ऑपोजिशन ने भी मिलकर के बातचीत की और फिर बिल पारित किया, जो ओबीसी से रिलेटेड था ना, जिसमें कि एक तो जो स्टेट्स हैं उनको ओबीसी लिस्ट अमेंड करने के लिए, ओबीसी लिस्ट को अपडेट करने के लिए मतलब री एम्पावर किया। पहले एम्पावर्ड थे, पर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अथॉरिटी दे दी थी, पर रीस्टोर कर दी गई है अब स्टेट्स में। तो उसके लिए 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, राइट। तो उससे क्या हो गया कि उसमें क्या देखने को मिला कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इतनी बिगड़ी रही थी, उसके बावजूद भी ये बिल बड़ी आसानी से पारित हुआ और बातचीत भी हुई, इसके ऊपर डिबेट भी हुआ था। तो बोले यही चीज़ आप कर सकते हो किसके ऊपर, ये जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी वाला जो सिस्टम है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाली नॉमेनक्लेचर में, और ये फंक्शनिंग में भी चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि कॉलेजिएट एक्ट लाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ओपन डोर्स नॉट वॉल्स, दरवाजे खोलो दीवारें मत तोड़ो पर। इला आर भट्ट के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो महात्मा गांधी का जो आश्रम है कहाँ पर है, साबरमती में। तो बोले ये अपने आप में इंडिया के लिए आप कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल रेवरेंस है, मतलब बहुत पवित्र स्थान है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर के लोग हों, सब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और बहुत सारे लोग तो इसको एक पिलग्रिमेज के तौर पे समझते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो गांधी जी का जो आइडिया था ना, वो आप ऐसा मत समझो कि केवल ये आश्रम जो है वो केवल गांधी जी का घर था
या फिर यहाँ से बहुत मतलब ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसमें आप एक बार समझो कि यहाँ से गांधी जी ने अपना जो आइडिया था ना नॉन वायलेंट वे में सत्याग्रह करना, तो उसका मेन टारगेट था कि हम अचीव करें फ्रीडम को। हमारे लाखों लोग थे, उनकी फ्रीडम को जीतने के लिए या फ्रीडम अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ों की शुरुआत इसी आश्रम से हुई थी। तो इस आश्रम को केवल आप केवल और केवल एक मॉन्यूमेंट या कह सकते हैं ना कि कोई पीस नहीं है, कोई चीज़ मत समझो आप इसको। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और इसकी वैल्यू डिग्निटी को और ज़्यादा प्रमोट करें, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर राइटर है ना, वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रही हैं अपना, कि अभी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि इस आश्रम को टेक ओवर किया जाए और उसके बाद में इसको एक मॉन्यूमेंट के तौर पे प्रमोट किया जाए। और वही चीज़ है कि कुछ चेंजेस लाए जाएं वहाँ पर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कुछ भी हो। तो बोलो वो चीज़ ठीक नहीं है। आश्रम की जो मेन थीम है, वहाँ पर गांधी जी के आइडियाज़ और उनकी वैल्यूज़ और उनकी जो स्पिरिट है, वो वहाँ पर आपको ऐसे के ऐसे एक एक चीज़ में देखने को मिलेगी। क्योंकि आश्रम क्या था, एक सेल्फ सफिशिएंट एरिया था, जहाँ पर गांधी जी खुद अपने हाथ से अपना काम किया करते थे। और वहाँ पर जो दूसरे लोग भी रहते थे ना, जितने भी लोग आके रहते थे, उनको सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में बताया जाता था। जैसे कि जब कभी भी हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर गांधीयन फिलॉसफी बेस्ड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर आती है, एक थीम जो निकल के आती है, वो ये कि आप एक इवन ए सिंगल इंडिविजुअल शुड बी एम्पावर्ड। तो उसमें क्या हो कि वो बंदा अपना खुद का काम करे, खुद के हिसाब से सारी काम और मैनुअल वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इससे रिजल्ट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम हो जाएगा। दूसरी, अपनी ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी कर पाएगा और उतना ही काम करेगा जितना कि उसको ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि मशीन का बटन ऑन किया आपने और मशीन ने प्रोडक्शन तो आपको करना था एक प्रोडक्ट का और कर दिया आपने 10 प्रोडक्ट क्यों प्रोड्यूस किए कि भाई एक करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा और 10 करेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। तो आप फिर मार्केट इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो बोला ऐसी वैल्यूज़ को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये करेक्शन हम इस आश्रम में जो कुछ भी अभी है ना, उसको प्रिजर्व करके ही मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो, ये बहुत मुश्किल होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से टेक ओवर करे इस आश्रम को, और इस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और प्रमोट करेंगे कि आश्रम जो है वो पीसफुली अपने आप को कंटिन्यू बनाए रखे। ठीक है, नॉन वायलेंस का मतलब ये तो था नहीं गांधी जी का कि जी जो कोई भी कुछ भी करे तो वो हम झेल लेंगे। इसका मतलब ये नहीं था। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करे ना, तो उसके खिलाफ में स्ट्रगल करने का राइट भी पूरा दिया है, पर हाँ नॉन वायलेंट मैनर के अंदर। ये ज़रूरी है, इसी को तो सत्याग्रह बोला था। तो गांधी आश्रम है ना, ये इंडियन सोसाइटी या सिटीजन्स को और अच्छे से एक लाइव जो ज़िंदगी है ना, उसको जीने का सही तरीका सिखा सकता है और सिखाता रहता है हमेशा। गांधी जी की जो थिंकिंग थी, वो सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स तीनों के लिए एक साथ चलती थी, जिसमें उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात की हुई है, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें एक लोकल लेवल पे या घर में भी फुल फ्लेजेड एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, खुद की ज़रूरतों को पूरा खुद के हाथों से करो और मैन्युअली करो, फिर देखो आपको कम प्रॉब्लम आती है। कार्बन फुटप्रिंट, आपको मशीन यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, कितना फ़ायदा रहेगा एनवायरमेंटली भी। तो ये ब्रॉड बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूसिव पैटर्न देखने को मिलता है और वही डेमोक्रेसी की मेन थीम है। और उसी के लिए आप काम करते हो कि आप सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल या फिर इकोनॉमिक दोनों बेसिस के ऊपर। ठीक है, आज इंडिया में जैसे गांधी जी खुद या फिर उनके नेबरहुड में जो लोग भी रहते थे ना, उन लोगों को ये लर्निंग बहुत मिली है और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज इसको एडमायर भी करते हैं। दलित हो, माइनॉरिटीज़ हो, आदिवासी लोग हों, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पिरेशन लिया है और आज वो अपनी लाइवलीहुड इसी तरीके से अर्न कर रहे हैं। विमेन वर्कर्स, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी अपने हिसाब से बहुत काम करते हैं। तो आश्रम जो है ना, वो एक आइडेंटिटी है गांधीयन वैल्यूज़ की, गांधीयन एथिक्स की। ठीक है ना। तो अगर हम सोसाइटी को इसी तरीके से मशीनरी की तरफ बढ़ाते गए और गांधी जी के आइडियाज से हम दूर चले गए, तो एक मास सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाएगा ये, और हो भी रहा है। आपको पता है कि कितना तो पोल्यूशन हो रहा है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, फूड पॉइजनिंग हो, फूड कंजम्पशन। गांधी जी ने क्या बोला कि खाना उतना ही खाओ जितनी ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि टेस्ट के चक्कर में एक्स्ट्रा खा लो।
ठीक है, ये भी अपने आप में एक ज़िंदगी जीने का सही तरीका था। ठीक है, और वही चीज़ बहुत सारे लोग लर्न भी करते हैं, इंस्पायर भी होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर अगर बात करें तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को नुकसान होता है जब कभी भी आप मासेस की बात करते हो, क्योंकि मासेस में कौन आता है? मेनली मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी का फिर नुकसान किसको झेलना पड़ता है? फिर माइनॉरिटी को। तो जब तक आश्रम है, और जब तक आश्रम को हम हमारे मतलब गांधी जी का जो आश्रम की जो थीम है उसको अलग अलग सिटीजन्स तक उनकी सेल्फ रिलायंस के लिए हम उनको नहीं प्रमोट करेंगे, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम नहीं करेंगे, जिससे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो भी चैलेंजेस का सामना कम से कम करें। जैसे जितनी कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं उतनी कंफर्टेबल लाइफ आने वाली जनरेशन्स जिए, और लोकल कोऑपरेशन अगर लाया जाए तब जाकर के काम होगा। और इसके लिए देखो, आश्रम को हमें इकोनॉमिकली वायबल बनाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा यहाँ पर एनेक्डोट दे रही है कि मेरे दादाजी राइटर जो है ना, उनके बता रहे हैं कि डॉक्टर मणिधर प्रसाद व्यास, बोलो वो गांधी जी के साथ में सॉल्ट जो मार्च हुआ था उसमें निकले थे, और उन पर भी लाठियों से अटैक हुआ, और उसके चलते उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो गए थे। तो वो एक डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने छोड़ करके और गांधीयन बन गए, लाइफ लॉन्ग सत्याग्रही बन गए। बोलो मुझे तो आज़ादी दिलानी है, वो सबसे बढ़िया सही चीज़ रहेगी। तो बात ऐसी है कि आज अगर गांधी जी को ये पता पड़े ना कि आश्रम के आसपास की चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो गांधी जी है ना उस चीज़ को लेकर के पजल्ड हो जाएंगे। तो आप सोसाइटी को वाकई में ग्रो कराना चाहते हो तो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो आश्रम है इसके आसपास की चीज़ों को चेंज मत करो। ठीक है, जो है उसको कंटिन्यू करो, और उस चीज़ के लिए बोले हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और उन वैल्यूज़ के बेसिस पे ही आज हम जी रहे हैं। ठीक है, और उन वैल्यूज़ की रेलेवेंस भी है हमेशा से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन इरेशनल टर्न। आर्टिकल को लिखा है पार्थ पी मजूमदार के द्वारा। देखो अभी स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स 2021 ये अनाउंस हुआ है जून में, और इसी जून मंथ में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने एक मास्टर प्रोग्राम शुरू किया है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के लिए। तो ये दोनों मोमेंट को नोट आइडेंटिफाई करके राइटर बोल रहे हैं कि फर्स्ट मोमेंट जो है स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स, बोलो उसको देख करके तो बोलो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पता पड़ा कि इंडिया में 90% एडल्ट्स है ना, जब सर्वे किया गया तो उनमें से 90% एडल्ट्स ही बोलते हैं कि साइंस है ना वो एक आशा लेकर के आती है, फ्यूचर को और बेटर बनाने की पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है साइंस। तो ये हायर परसेंटेज अपनी तरफ से अगर दिखाई दे तो अच्छी बात है, जबकि ग्लोबल एवरेज देखने को मिला इसी सर्वे में स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स में 89% जो एडल्ट्स हैं उनके द्वारा ये बात बोली गई, और इंडिया में 90% एडल्ट्स के द्वारा बोली गई। बोले ये चीज़ तो बड़ी एनकरेजिंग लगी कि हाँ अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ इग्नू ने ये जो अनाउंसमेंट किया है ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में मास्टर कोर्स शुरू करने का, तो बोले ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि रेट्रोग्रेसिव, दैट मीन्स थोड़ा सा बैकफुट पे जाने वाली बात हो गई कि शूडो साइंस को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये बात राइटर बोल रहे हैं कि ये ऐसा मैंने महसूस किया। फिर ये सर्वे कहाँ कहाँ पर हुआ, उसके लिए अराउंड 17 कंट्रीज़ में ये सर्वे हुआ, और हर एक कंट्री में लगभग 1000 सिटीजन्स के ऊपर सर्वे हुआ है, और 18 ईयर या उससे ज़्यादा 18 साल या उससे ज़्यादा के जो इंडिविजुअल्स थे उनको इंटरव्यू किया गया, और वो 17 कंट्रीज़ यहाँ पर है, उनमें से एक इंडिया भी रहा है। तो बोला वहाँ से हमने ये ऑब्जर्वेशन लिए हैं, और ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसे हैं कि इंडिया में तो 90% की बात आई गई और 89% वर्ल्ड ओवर। तो राइटर जो हैं वो एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि साइंस किस बेसिस पे काम करती है। साइंस में आप कोई भी थ्योरी लेके आते हो, ठीक है, रिसर्च किया आपने, थ्योरी दी, और फिर उस थ्योरी को आप देखते हो एम्फेरिकली। एम्फेरिकली का मतलब होता है कि आप खुद ऑब्जर्व करते हो प्रैक्टिकली उस चीज़ को होते हुए, और जब वो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हुई दिखाई देती है तब आप उस चीज़ को मानते हो कि जी हाँ ये एक्सेप्टेड है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सेट करें तो अभी पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ, तो उसके लिए वैक्सीन के लिए एक डिमांड ज़बरदस्त बननी शुरू हो गई थी। अब देखो जून, वैसे तो पेंडेमिक ने अपनी जो पूरे विंग्स थे वो फैलाने शुरू कर दिए थे पिछले साल में ही, है ना,
मार्च अप्रैल 2020 में ही। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर डिमांड ये आने लग गई कि अब जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में वैक्सीन की डिमांड बढ़ी, वैक्सीन के ऊपर रिसर्च भी होने लगी। तो वो एक साइंटिफिक अप्रोच थी। उस साइंटिफिक अप्रोच में सबसे पहले तो रिसर्च हुई और उन रिसर्चेस को फिर बाद में ट्रायल के तौर पे अप्लाई किया गया अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स पे। और उसके बाद में जो एविडेंसेस मिले उनके बेसिस पे ये पता पड़ा कि वाकई में वैक्सीन है वो कितना सक्सेसफुल है। अब एफिकेसी रेट 90% तक मिल गई, तो वो वैक्सीन क्या अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। और उन्हीं चीज़ों को फिर बाद में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि अब सोसाइटी के लिए अब इसको इमरजेंसी यूसेज के लिए अलाउ किया जाए। और इमरजेंसी यूसेज के लिए अभी इंडिया में लगभग 6 वैक्सीन को हम अप्रूवल दे चुके हैं। तो बोले ये एक साइंटिफिक मैनर में काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज को अवेल कराना चाहते हो, वहां पर तो आप क्या करते हो कि स्टार्स की और ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी पोजीशन को देखते हुए और आप प्रिडिक्शन लगाते हो। अब प्रिडिक्शन कोई गारंटी थोड़े ना है कि एकदम सही हो जाएगी, तो इसको एक शूडो साइंस इसलिए बोला गया है कि आप प्रिडिक्शंस लगाते हो। अब प्रिडिक्शन तो कोई, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि एक्यूरेसी पर सबसे बड़ा सवाल आता है। अब साइंस तो आप किसको बोलते हो कि पहले आपने आइडिया दिया और आइडिया को फिर आपने एक्नॉलेज किया और फिर उसके बाद में पब्लिक के लिए आपने अलोकेट किया उस पर्टिकुलर आइडिया को। अब इसमें क्या है ज्योतिष में कि आप स्टार्स की पोजीशन को देखते हो और उस पोजीशन को भी कैलकुलेट करके फिर बता देते हो कि आने वाले टाइम में आपके साथ में ये हो सकता है। अब वो होने वाली बात का ऐसा है कि 100 बातें आपने बताई और उनमें से 5 हो गई या 1 हो गई, तो वो 1 होने के चक्कर में आप एफिकेसी रेट देखो ना, 99% तक तो आपकी प्रेडिक्शन फेल हो रही है ना। तो बोले इस चीज को आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट करना चाह रहे हो तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि सुपरस्टिशन कितना ज़्यादा चल रहा है उसको रोकने के लिए नरेंद्र दाभोलकर और गौरी लंकेश करके 2 लीडर्स जिन्होंने कितना ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिशें की और उनको फिर जो जिंगोइज्म के शिकारी लोग हैं, जिंगोइज्म का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रभक्ति इतनी सिर पे चढ़ जाए कि बस आप किसी का मर्डर ही कर दो, ठीक है, कि आपके राष्ट्र के खिलाफ में। अब राष्ट्र क्या एक आइडिया है, कंट्री अलग चीज होती है, राष्ट्र अलग चीज होती है। वैसे कंट्री अपने आप में पार्ट होता है राष्ट्र का। नेशन का मतलब होता है कि वहां पर एक लैंड हो, वहां के रहने वाले लोग हों और वहां की उनकी कल्चर लैंग्वेज ये हो, तब जाकर के वो पूरा एरिया बन जाता है एक नेशन, जैसे कि इंडियन हम खुद को बोलते हैं। जबकि कंट्री की अगर बात करें तो इंडिया, आपने जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज फिक्स कर दी। तो जब कभी भी जिंगोइस्टिक अप्रोच वाले इंडिविजुअल्स को यह पता पड़ता है कि उनके जो बिलीफ सिस्टम है उसके खिलाफ में कोई आवाज उठा रहा है, जैसे अंधविश्वास की बात ही करें, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उन रिफॉर्मर्स को मारना शुरू कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, नरेंद्र दाभोलकर जो कि महाराष्ट्र में सुपरस्टिशन को खत्म करने के लिए अपनी मुहिम चला रखी थी उन्होंने। गौरी लंकेश ये जर्नलिस्ट थी, इनका भी इसी तरीके से इनको मारा गया था। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि सोसाइटी में अभी जो प्रेवलेंस है उसको चैलेंज करना अपने आप में मुश्किल है, पर हम आने वाली जनरेशन्स को क्या एजुकेशन देना चाहते हैं उसके लिए तो कम से कम कुछ एविडेंसेस पे बेस्ड काम होना चाहिए, ठीक है। कुछ नोबेल लॉरिएट्स हैं, उन्होंने 50 साल पहले 1975 में अपनी तरफ से कहा था कि एस्ट्रोलॉजी को आप एक सब्जेक्ट के तौर पे कंटिन्यू करना चाह रहे हो ना, तो उस पर थोड़ा सा हमें सोच समझ करके आगे चलने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्रिडिक्शन के ऊपर काम होने शुरू हो जाएंगे। अब जब प्रिडिक्शंस पे ही आप मानना शुरू कर देते हो ना, तो वो फिर बाद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में, और वो चीज़ फिर बाद में लॉस हो जाता है। एंशिएंट टाइम्स में प्लैनेट्स की पोजीशन को देख करके एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत कुछ बताया, ठीक है, कैलकुलेट किया, पर सवाल ये है कि आज प्लैनेट्स की डिस्टेंस हमें पता पड़ गई, कितना दूर है अर्थ से प्लैनेट्स। अब उन अर्थ से प्लैनेट्स की डिस्टेंस इतनी दूर होने के चलते उन प्लैनेट्स का इफेक्ट जो है अर्थ पर रहने वाले एंटिटीज पे, वो आप मान के चलो इन्फिनिटेसिमल, मतलब माइन्यूट इन्फ्लुएंस उन प्लैनेट्स का रहता है। उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करो तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है ना कि SOSI सर्वे ने जो बताया है ना कि 90% इंडियन एडल्ट साइंस को एक होप के तौर पे देखते हैं कि हाँ फ्यूचर हमारा इसके बेसिस पे और अच्छा होगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें वर्ल्ड कम्युनिटी में तो 91% अब जो है करियर ओरिएंटेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ही देखने को मिल रहा है। तो हमें शूडो साइंटिफिक डिग्रीज की बजाय साइंटिफिक डिग्रीज पे ज़्यादा फोकस करने की
ज़रूरत है। ये सारे थे ओपिनियन राइटर के। ओके, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।